आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय प्रिंसिपल सर, इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष मैडम तृप्ति जी, डॉक्टर प्रतिभा जी, मैडम गजेंद्र कंवर जी, साइबर सेल से पधारे हुए योगेश जी, यहाँ विराजमान सभी गुरुजनों, व्याख्यातागण और राष्ट्रीय सेवा योजना से इस कैंप में भाग ले रही सभी छात्राओं, जैसा कि अभी बताया गया, आज का जो ये शिविर रखा गया है मुख्य रूप से साइबर लॉ और साथ में वुमेन राइट्स, जो वुमेन को लेकर अलग अलग कानून में जो उनके लिए कानून बने हुए हैं उनके बारे में उनको एक ब्रीफ जानकारी देना, ताकि वक्त जरूरत, क्योंकि आप लोग सभी राष्ट्रीय सेवा योजना से जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, इसका मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना तो है कि वो स्वयं का तो जो अपना करियर जो अपने जीवन में करना है, व्यक्तिगत जीवन में, उसके साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की भावना है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि आपको वुमेन राइट्स के बारे में जानकारी हो सकता है ये आपके स्वयं के काम नहीं आए, लेकिन आपके परिवार पड़ोस में अगर कहीं कोई महिला के साथ में, किसी बच्ची के साथ में इस तरह का कोई आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको जस्टिस दिलाने में अपना एक बहुत अहम रोल कर सकते हैं। तो अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें तो हम वुमेन राइट्स को, या उसको उल्टा हम कहें कि वुमेन के प्रति जो अत्याचार है उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला है सेक्सुअल ऑफेंसेस और दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस। मेनली ये दो कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है उसमें जो रेप का ऑफेंस है वो पहले से हमारे इंडियन पिनल कोड में एक क्रिमिनल ऑफेंस था, जिसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। और जब ये निर्भया कांड आया उसके बाद में इसको और भी स्ट्रिक्ट करके इसमें फांसी की सजा तक के प्रावधान है। अब स्ट्रिक्ट इसमें सजा के प्रावधान है कि अगर कोई किसी महिला के साथ में इच्छा के विरुद्ध अगर रेप का ऑफेंस करता है तो उसको फांसी तक की सजा हो सकती है। ऑफेंस की अति है, लेकिन हर चीज वहां से शुरू नहीं होती। शुरुआत कहां से होती है? एक बच्ची घर से निकली, उसका कोई पीछा कर रहा है, उसके ऊपर कोई जो है व्यंग टोन कस रहा है, उसको छेड़छाड़ कर रहा है, और ये चीजें बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं जो है हीनस क्राइम ले लेते हैं। तो पहले निर्भया कांड से पहले ये जो मोलेस्टेशन हम इसको जनरली कहते हैं, मोलेस्टेशन का लॉ बहुत वीक था, वो एक बेलेबल ऑफेंस था, सजा भी कम थी, और उसके कारण से जो रेप से पहले के जो चीजें हैं जो वो भी कई बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का कारण बनते थे, उसके ऊपर एक प्रभावी चेक नहीं लग पाता था। लेकिन निर्भया कांड के बाद में अब हर एक चीज को, जो एक महिला के की प्रतिष्ठा के, उसकी गरिमा के खिलाफ कोई भी एक्ट है, उसको गलत नजर से देखना, उसका पीछा करना, किसी तरह का कमेंट करना, किसी तरह से छेड़छाड़ करना, इन सबको जो है वो एक स्ट्रिक्ट ऑफेंस बना दिए गए, नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिए गए। तो इसका पर्पस ये है कि अगर इनिशियल एक किसी की हिम्मत तभी बढ़ती है जब वो एक जो है बच्ची महिला वो सहन करती है। उसने उसको कोई कमेंट किया, वो कुछ नहीं बोला, वो डर के चली गई, उसने पीछा किया, वो डर के चली गई, तो उसको लगता है कि ये कुछ नहीं करेगी, तो वो आगे से आगे अपने जो है एक्ट को और ग्रीवियस कर देता है। तो इस लॉ का पर्पस ये है कि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई भी महिला बच्ची अगर उस अगेंस्ट में खड़ी जाती है, वो उसका तुरंत विरोध करती है, तो ये चीजें जनरली वहीं रुक जाती है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा वो जो है ऐसे ही हरकत करे। तो उसको और जो है बल देने के लिए ये जो लॉ है इसमें अमेंड किया गया, काफी स्ट्रिक्ट लॉ है। अब इवन गलत नजर से देखना, पीछा करना, इन सबको स्टॉकिंग को डिफाइन करते हुए स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया गया है। और इसके साथ में एक और एक्ट बना है जिसको हम कहते हैं पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यानी कि जो भी 18 से कम है, ये जो पॉक्सो एक्ट है ये वैसे जेंडर फ्री कहते हैं इसको, ये बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए लागू होता है। यानी कि 18 साल से कम का कोई भी लड़का लड़की है, उसके साथ में अगर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है तो वो इस पॉक्सो एक्ट को बहुत ही स्ट्रिक्ट, सबसे स्ट्रिक्ट लॉ अपन जो कह सकते हैं वो है। इसमें बेल के मतलब बड़ी मुश्किल से, हाईकोर्ट से भी बेल बड़ी मुश्किल से होती है, और इसमें एक्यूज के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया है कि आप साबित करो कि आपने ऑफेंस नहीं किया है। अगर किसी के ऊपर ये आरोप लग गया तो जनरल लॉ ये है कि प्रोसिक्यूशन को, यानी कि स्टेट को ये साबित करना पड़ता है कि इसने ये चोरी की, इसने मर्डर किया, इसने ये लूट की, डकैती की, व्हाटएवर। लेकिन इस लॉ में उल्टा है, इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ को एक्यूज के ऊपर डाल दिया कि आपके ऊपर अगर कोई अपराध का आरोप लगा है, आपको साबित करना होगा कि आपने ये नहीं किया, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हम कानून में मानते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। तो इसमें भी आजीवन कारावास से लेके
और फांसी तक के प्रोविजन इसमें दिए गए ताकि इस तरह के ऑफेंसेस को हम रोक सकें। तो मोर और लेस ये हम ये कह सकते हैं कि ऑफेंसेस जो भी वुमेन के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनके लिए लॉ सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट लॉ है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग खुद अवेयर रहें, चीजों को सहन नहीं करें। अगर कोई भी बच्ची महिला समय रहते उसका प्रतिरोध करती है, उसको रेजिस्ट करती है, तो वो चीजों को रोका जा सकता है। तो इसलिए हमको कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, ना हमको कोई शर्म करने की आवश्यकता है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप क्यों डरे, आप क्यों शर्म करें? आप अपने अगर कॉलेज आ रही है, आप यहाँ पे आपके टीचर्स हैं जो हमारे लेक्चर से उनको कह सकती हैं, आप सीधा पुलिस में कह सकती हैं, जो भी अथॉरिटीज को भी आप जाके कह सकती हैं। तो अगर शुरुआती लेवल पे इसको रजिस्ट किया जाता है तो ये ऑफेंसेस को काफी हद तक कटेल किया जा सकता है। और इसके साथ में एक और चीज भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो सेक्सुअल ऑफेंस है इसके बारे में कई सर्वे भी ये कहते हैं कि जो अनजान व्यक्ति के मुकाबले ये ऑफेंस ज्यादातर जो जानकार, जो घर के परिवार के क्लोज जो लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं, और ऐसे ऑफेंस जो है उनकी रिपोर्टिंग भी बहुत कम होती है। घर में या आस पड़ोस में बच्चियों के साथ में ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जरूरी है कि हम लोग इसके प्रति अवेयर रहें, छोटे बच्चों को भी अवेयर करें कि आपके साथ में कोई जो हम गुड टच बैड टच की बात करते हैं, कई बार हो सकता है वो इतना क्लोज हो कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो हम लोग गुड टच बैड टच के बारे में छोटे बच्चों को खासकर हम अवेयर करें, और कोई बिल्कुल कितना भी कोई क्लोज क्यों ना हो, अगर वो कुछ ऐसी गलत हरकत कर रहा है तो उसको तुरंत रजिस्ट किया जाए ताकि वो चीज वहीं पे रुक जाए। तो ये तो इसकी बात है, बट इसके साथ में मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ मैं एक और बात भी जोड़ता हूँ कि लॉज जब ये जो प्रोटेक्टिव लॉज कहलाते हैं कि आपके संरक्षण के लिए, यानी कि ये ढाल है कि आपके साथ में कुछ गलत हो तो इसको आप एज ए ढाल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको उसको एज ए तलवार यूज नहीं करना है, यानी कि इसका मिसयूज नहीं करना है। ये चीज बड़ी कॉमन है हमारे इंडिया में कि जब भी कोई प्रोटेक्टिव लॉ आता है तो उसका मिसयूज हो जाता है। अब कैसे, मैं खुद मजिस्ट्रेट रहा हूँ, अपने एडीजे हूँ, हमारे सामने 2012 जब ये लॉ आए, जब निर्भया कांड के पहले के जो भी लॉ थे, तो मैंने जो कहा मोलेस्टेशन के केस पूरे एक कोर्ट में 2000 केस है, उसमें से एक केस, 2 केस, 3 केस मोलेस्टेशन के होते थे, बहुत कम इसकी रिपोर्टिंग होती थी। अब आज की डेट की स्थिति ये है कि अगर 2 पड़ोसी हैं वो आपस में लड़ लिए, 2 परिवार है या 2 भाइयों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ, कोई भी विवाद है, महिलाओं को आगे करके मेरा ओढ़ना खींच लिया, मेरे कपड़े खींच लिए, मेरे साथ में लज्जा भंग कर दी, अल्टीमेटली क्या है, वो उस लॉ का मिसयूज है। इसलिए कि क्योंकि अगर आपने सिंपल मारपीट का मुकदमा किया तो वो बेलेबल ऑफेंस होता है, उसमें अगले को जेल नहीं होगी, तो हमको तो उसको कैसे भी जेल भिजवाना है। वकील साहब के पास गए कि इसको तो कैसे भी जेल भेजना होगा, तो इसमें तो जेल जाएगा नहीं, मारपीट में तो जेल का प्रोविजन ही नहीं है, छोटी मोटी मारपीट में, तो आप कैसे भेजना है कि आप महिलाओं को आगे करो, और उसका खामियाजा उस बच्ची महिला को भुगतना पड़ता है। कोर्ट में जाओ, बयान दो मजिस्ट्रेट के सामने, फिर वकील पुलिस के सामने जाओ, बाद में जब वो ट्रायल होती है तो वकील उनसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, सामने वाला को भी आप गलत फंसा रहे हो, ये लोगों का मिसयूज भी है, और खुद उस बच्चे के साथ भी एक तरह का मैं मानता हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन है, उसको अननेसेसरी का कोर्टों में घसीटा जा रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये लॉ आपके प्रोटेक्शन के लिए, इनको तभी यूज करना जब वास्तव में जेन्युइनली आपके साथ में कुछ हुआ है, न कि हम उसको एक जो कहते हैं चोगा पहना के कि कोई बात तो कुछ और है और हमने उसको, तो उससे क्या होता है, लोग वीक होते हैं। मैं इससे आगे जैसे आपको जो क्रूरता का जो हमारे यहाँ बता 498 है, जो दहेज के लिए परेशान करते थे, उस लोग के बारे में बताऊंगा, जो बहुत स्ट्रिक्ट लोग मानते थे। उसमें जो एफआईआर होती थी तो पति सास ससुर की जमानत नहीं होती थी, और आज की डेट में पति सास ससुर को कभी जेल नहीं होती है। कारण ये हुआ कि वो उसका मिसयूज होने लग गया बहुत ज्यादा। बात तो सास बहू की है, पति पत्नी की है, और आपने ननद नंदोई, कोई जेठ, कोई बाहर रह रहा है, सरकारी नौकरी में है, साल में आता ही नहीं घर पे, उनके भी नाम लिखा दिए, 10 पंचों के नाम लिखा दिए, तो दिखता है कि इतने लोग घर आके रोज परेशान करते तो संभव नहीं है। तो धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि ये लोग का मिसयूज हो रहा है, धीरे धीरे जमानतें मिलने लगी। तो यानी कि जब भी किसी लोग का ज्यादा मिसयूज होता है तो वो जिसके प्रोटेक्शन के लिए बनता है वही कम्युनिटी सफर करती है। कोई अब जो जेन्युइन मामला है उसमें भी बेल होगी, एक पति वास्तव में अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है दहेज के लिए, उसकी भी रूटीन में बेल होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लोग धीरे धीरे कमजोर हो गया क्योंकि उसका मिसयूज हुआ। तो एक ये लोग भी आप लोग जरूर ध्यान रखें कि लोग का कभी मिसयूज हमको नहीं करना है, जो जेन्युइन बात है। और उसी कारण से फिर क्या होता है, क्यों छूटते भी हैं, आप कहते हैं आप कोर्ट से बरी हो गए, बरी इसलिए हो गई कि बात तो
एक थी, आपने उसको बढ़ा के 10 बना दी, और फिर जब कोर्ट में एडवोकेट क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, तो सच जो है वो सामने आ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो जो असली की जो छोटी बात थी वो भी दब जाती है उसके अंदर, और वो एक छूट जाता है। और कोई जेन्युइन बात लेके आएगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट से अगर वहां पे आप प्रॉपर एविडेंस दिए तो वो छूट जाए। तो इसलिए होता है कि बात कुछ तो उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसने बहुत बड़ा चढ़ा के कोर्ट में पेश किया, और वो चीज जब आप एक आदमी की अगर 10 में से 5 बातें झूठी है तो 5 को भी मैं जज कैसे सही माने, तो वो पूरा उसका बयान एक तरह से झूठा मान लिया जाता है और वो पूरे बरी हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन आप जरूर रखें कि कभी भी किसी भी लॉ का, इवन आगे जो मैं डोमेस्टिक लॉ बताऊंगा, किसी का भी हमको मिसयूज नहीं करना है। हमको हमेशा उनको एज ए ढाल, एज ए प्रोटेक्शन हमको यूज करना, नॉट एज ए अटैकिंग टूल। अब दूसरी बात जो हुई, तो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अवेयर रहें और हम लोग जो है किसी कोई गलत हो रहा है उसको सहन नहीं करें, रेजिस्ट करें, तो इन पे काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। और एक जो अभी आपको आगे साइबर लॉ के बारे में भी बताएंगे, जो सर ने भी कहा था कि ये जो हम मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कई बार ये हमारे केवल फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होते, इसमें जो है आपके इवन आपके फोटोज को जो है आपके फोन में है उनको मिसयूज करके ब्लैकमेल किया जा सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी हमको अवेयर रहना है। अब दूसरी बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति, जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होता है ज्यादातर शादी के बाद में उनके साथ में जो ससुराल में जो होने वाले ऑफेंसेस हैं, क्योंकि वो घर के भीतर होते हैं, इसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है जो उसका सबसे बड़ा कारण है, वो है दहेज, डोरी। डोरी को बहुत पहले से एक क्रिमिनल एक्ट बनाया हुआ है कि दहेज मांगना, कब से, सगाई की कोई बात करने गया है, सगाई की बात करने, सगाई से पहले, सगाई के बाद, शादी से पहले, शादी के बाद, और इवन शादी के सालों बाद कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी से ये कहता है कि आप अपने पीयर से, ससुराल, अपने माँ बाप से अब मेरे को पैसा दो, मेरे को बिजनेस एस्टेब्लिश कराओ, सोना दो, गाड़ी दो, व्हाटएवर डिमांड इज पनिशेबल ऑफेंस। तो डोरी प्रोविजन एक्ट के तहत उसमें काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। जरूरत इस बात की है कि हम अवेयरनेस, क्योंकि कोई भी लॉ अपने आप मोशन में नहीं आता, लॉ को मोशन में लाने के लिए हमको उसकी कोई ना कोई अथॉरिटी के पास जाएगा, कोई एफआईआर होगी, कोई शिकायत होगी, तभी तो होगा। तो दहेज को हमको अगर हम सब लोग सहन करना बंद कर दें तो वो चीज धीरे धीरे अब काफी हद तक इंप्रूवमेंट पहले से आया है, और खासकर जब से महिलाएं पढ़ लिख के आगे बढ़ी है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। बट स्टिल अभी भी बहुत इसमें इसकी सुधार की गुंजाइश है। तो दहेज लेना देना अपराध है। फिर दहेज को लेके अगर कोई किसी महिला को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मारपीट नहीं कर रहा है लेकिन ताने दे रहे हैं, तो वो एक मेंटल टॉर्चर हो गया। तो फिजिकल मेंटल टॉर्चर करना, उसको भी क्रूरल्टी का ऑफेंस बनाया गया है सेक्शन 498 आईपीसी में, जो 3 साल की इसमें सजा का प्रावधान है। और इसके तहत जो अगर वो साबित हो जाता है तो इसमें उनको सजा हो सकती है, जो भी उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो हो गए जो क्रिमिनल लोग हैं, जो गलत करने वाला, उनको कोर्ट से सजा होने की बात है। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस से भी अगर किसी महिला को पति ने दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया है, तो अब वो, क्योंकि हमारे लॉ में और हमारे एक अपन कहें हमारे परंपरा में भी है कि अगर शादी हुई है तो पति की ये मोरल भी और लीगल भी ड्यूटी है कि पत्नी को जो उसका भरण पोषण करे, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करे, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। लेकिन अगर पति ने पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया है, तो इन दैट केस जो उनको क्या क्या राइट है, तो उसमें हमारे सेक्शन 125 सीआरपीसी है, इसमें मेंटेनेंस का राइट है, जो कि बहुत पहले से मिला हुआ है। इसमें केवल वाइफ ही नहीं, इसमें छोटे बच्चे हैं, इवन वृद्ध माता पिता हैं, उनको भी राइट दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वाइफ। तो चूंकि हम यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो वाइफ के रेफरेंस में कि सेक्शन 125 में महिला जो है वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, और कोर्ट दोनों पक्षों की जो भी स्थिति है, जो रहन सहन है, उनकी जो आर्थिक स्थिति, उसको देखते हुए एक मेंटेनेंस का अमाउंट तय करता है, और पति को ये ऑर्डर करता है कि आप इनको ये आप मेंटेनेंस दें। अगर पति नहीं देता है, इसमें हर 1 महीने का, फॉर सपोज कोर्ट ने कहेगा आप इनको 3000 रुपये महीना मेंटेनेंस दें, 5000 रुपये महीना दें, व्हाटएवर अमाउंट, अगर वो नहीं देता है तो 1 महीने के डिफॉल्ट पे उसको 1 महीने की जेल हो सकती है। पति ने अगर मान लीजिए इस फरवरी माह का पैसा नहीं दिया तो उसको 1 महीना जेल जाना पड़ सकता है, मार्च का नहीं दिया फिर 1 महीना जाना पड़ सकता है। इस तरह का ये लॉ बना गया ताकि इसका इन्फोर्स भी हो सके। अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे और उसके बाद पैसा अगर महिला को नहीं मिले, तो जो कि इसलिए इसको क्रिमिनल में रखा गया, सिविल में नहीं रखा गया, क्योंकि सिविल लॉ में एनफोर्समेंट का जो प्रोसेस है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें जेल जाने का खतरा नहीं होता है। इसमें
ये रखा है कि आपने 1 महीने का पैसा नहीं दिया तो आपको 1 महीना जल जाना पड़ेगा, तो उस डर से तुरंत जो है इसमें मेंटेनेंस जो भी कोर्ट तय करती है मोस्टली उसमें हस्बैंड को पे करना पड़ता है। लेकिन इस जो सेक्शन 125 सीआरपीसी इसमें केवल मेंटेनेंस का प्रोविजन है, लेकिन कई बार मेंटेनेंस सफिशिएंट नहीं होता है। कई बार महिला है उसको घर से निकाल दिया, मान लो पीहर में कोई है ही नहीं उसके, या है तो इस कंडीशन में नहीं कि उसको रख सके, या महिला ये चाहे कि मैं क्यों जाऊं मेरे माता पिता के पास, जब मेरी शादी हो गई है तो अब मेरी जिम्मेदारी उठाने का जो ड्यूटी है वो मेरे हस्बैंड की है, तो मैं क्यों अपने पीहर पे बोझ बनूं। तो लीगली हस्बैंड चूंकि लायबल है कि वो पत्नी को केवल ऐसा नहीं कि आपने 2000 रुपए दे दिए खाने पीने के, वो रहेगी कहाँ, मान लो बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी, तो इसके बारे में पहले कोर्ट के पास में बहुत ज्यादा पावर्स नहीं थे। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वैसे इसका नाम प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से है लंबा काफी, बट इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम कहते हैं। इसमें कोर्ट को ज्यादा पावर दिए गए, इसमें कोर्ट मेंटेनेंस जो 125 में वो भी इसमें कोर्ट दे सकती है। इसके साथ में कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि आप ये महिला अगर आपने उसको घर से निकाल दिया है तो या तो आप ससुराल अगर मान लो किसी के घर बड़ा है उसमें आप रहने का कमरा दीजिए, उसमें कमरा नहीं है या महिला को लगता है कि मैं वहां सेफ नहीं हूँ तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप उनको रहने के लिए जो है प्रॉपर एक अलग से किराए की एकोमोडेशन आप देंगे, उसका किराया आप पे करेंगे। बच्चे हैं उनकी आप उनको एडमिशन वगैरह कराएंगे, उनकी फीस वगैरह आप पे करेंगे। इस तरह के काफी ऑर्डर्स कोर्ट उसमें कर सकती है, और उनका भी अगर वायलेंस करता है तो वो एक सेपरेट ऑफेंस भी बनाया गया है, जो 125 की तरह जेल तो जाएगा, अलग से एक मुकदमा भी पति के खिलाफ दर्ज हो सकता है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में काफी हमको कोर्ट्स को इसमें पावर दिए हुए हैं। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो गई। इसके अलावा एक चाइल्ड मैरिज भी जो है वो अगर विशेषकर गर्ल्स के विरुद्ध जो है एक तरह की सोशल इविल के साथ साथ उनके लिए बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती है, उसका कैरियर भी रुक जाता है, छोटी उम्र में माँ बनने से कहीं जो है फिजिकली भी वो वीक होती है, कई तरह के एक तरह से अपन कहें कि दुष्परिणाम उसके सामने आते हैं। तो हम सब जानते हैं कि उसके लिए हमारा जो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है, उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया हुआ है। तो मोटे तौर पे अगर हम महिलाओं के बारे में अधिकारों की बात करें तो ये है। और लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने शुरू में कही थी कि अब ये दहेज के मामले वगैरह कम क्यों हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाएं धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही है, वो पढ़ रही है, वो अच्छी अपने करियर में अच्छा कर रही है, सरकारी नौकरी हो प्राइवेट हो, अर्निंग कर रही है। तो हमेशा से अपने आप कहते हैं कि जो कमाऊ पूत, एक शब्द अपन कई बार कहते हैं कि तो कमाऊ पूत इसलिए वैल्यू जाता है, तो बात पूत की नहीं है, कमाऊ पुत्री भी होगी तो भी उसकी वैल्यू उतनी होगी। यानी कि फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं हम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है। अगर एक महिला दूसरों पर निर्भर है, वो खुद कुछ अर्निंग नहीं करती है, तो ऑब्वियसली उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, वो उसके खिलाफ इस तरह के ऑफेंस होने के चांस भी ज्यादा होंगे। और अगर वही महिला अगर अच्छा कमा रही है, अपने परिवार को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, तो कोई भी बहुत कम, हमारे पे भी जो डोमेस्टिक वायलेंस के या तलाक के मामले चल रहे हैं उनमें मैक्सिमम में वो हाउसवाइफ जो होती है उनके खिलाफ ही है। जो बच्ची कमा रही है, जो महिला कमा रही है, उनके खिलाफ बहुत कम होता है, उसके परिवार में इज्जत भी होती है। तो फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो सबसे बड़ा सूत्र है। इन सबसे जो लॉ से भी इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि अगर आप लोग पढ़ लिख के आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो पहली बात तो बहुत कम चांस है कि आपके खिलाफ इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस का या आपको सामना करना पड़े। अगर करना भी पड़े तो आप चूंकि खुद के पैरों पे खड़े हैं तो आप स्ट्रांगली उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। एक महिला जो खुद के पैरों पे नहीं है तो वो तो बिल्कुल ऐसा उसके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि इसका क्या किया जाए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप उस चीज को, और तो अगर आ भी जाती है सामने ऐसी परिस्थिति तो आप उसको स्ट्रांगली फेस कर सकती हैं। तो ये बात हुई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जिसके लिए मैं पोस्टेड भी यहाँ हूँ, जैसा मेरे को बताया मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, लेकिन मैं अभी कोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट में था, कोर्ट टाइम में यहाँ आपके सामने अभी नहीं होता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ। इसके बारे में जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने जो भी लॉ बताया कि साहब ये क्रिमिनल लॉज हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के, ये बर्न पोर्शन के, वट एवर लॉज हैं, लेकिन उन लॉ को एनफोर्स करने के लिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, कोर्ट में। और कोर्ट में आने में सबसे बड़ी हर्डल तो नहीं कहेंगे, बट कोर्ट में अगर आपको आना है तो आपको क्या चाहिए, किसके थ्रू आते हैं आप, एडवोकेट के थ्रू। तो एडवोकेट एक प्रोफेशनल होता है, जो कोई भी प्रोफेशनल है, हम सीए हायर करेंगे तो वो भी फीस मांगेगा, और भी प्रोफेशनल मांगे, एडवोकेट भी अपनी फीस मांगेगा। तो हमेशा ये जरूरी नहीं हो कि हर व्यक्ति एक अच्छा एडवोकेट जो है हायर करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी रखता हो।
तो फिर उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो कैसे कोर्ट के दरवाजे तक जाए, कैसे अपनी बात कोर्ट तक रख के और अपना जो है जो भी न्याय उसको वो चाह रही है या चाह रहा है वो कैसे ले। तो ये जो बहुत बड़ा एक गैप था हमारे सिटीजन्स के बीच में, कोर्ट के बीच में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये कह दिया कि सारे सिटीजन लॉ के सामने सब समान है और सबको न्याय पाने का इक्वल अवसर है। थ्योरेटिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना तभी ये लिख दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली जो सक्षम है, जो फाइनेंशियली कैपेबल है, वो तो एक अच्छा एडवोकेट करके अपनी बात कोर्ट के सामने रख भी देगा और रिलीफ भी ले लेगा। लेकिन जो जो जिसके पास में इतने साधन नहीं है फाइनेंशियल कि वो एक अच्छा एडवोकेट कर पाए, उसके पास क्या हुआ। या एक महिला की बात करें, अगर उसको पति ने घर से निकाल दिया है, वो खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो उसके पास में आपको कोई अर्निंग के सोर्स रहे नहीं, तो वो कैसे कोर्ट को अप्रोच करे और कैसे अपना ये जो भी एक्ट मैंने बताया या जो भी राइट बताया उनको कैसे ले। तो इस चीज को महसूस करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 नहीं जोड़ा गया है, जिसमें स्टेट पे ये ड्यूटी डाली गई है कि कोई भी हमारा सिटीजन फाइनेंशियल जो है रेस्ट्रेंट्स के कारण, यानी कि गरीबी के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी स्टेट पे डाली गई। और उसकी लाइट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया 1987, और इसमें ये जो हम लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ये जो है इनको 4 स्तर पे, हर स्तर पे बनाए गए। नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और हर जिले में इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और कई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के अलावा आउटलाइन में होते हैं अपने, जैसे सुमेरपुर, बाली, सोजत, जैतारण में भी कोर्ट्स हैं, उनको हम तालुका कहते हैं। इन चारों लेवल पे लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। इनकी सबसे एक ही काम, या अपन कहें सबसे मेन काम जो इनको दिया गया है, वो दिया गया फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। जो भी हमारा सिटीजन जो खुद का एडवोकेट करने में सक्षम नहीं है, तो वो ऐसा नहीं हो कि वो कोर्ट के दरवाजे तक आने में, न्याय प्राप्त करने के लिए अपनी बात रखने में ही वंचित हो जाए, तो वो नहीं हो। उसके लिए उसको हर ऐसे व्यक्ति को फ्री लीगल एड दी जाए। फ्री लीगल एड का सीधा सा मतलब है कोर्ट में उसके मामले को रखने के लिए उनको एक अच्छा एडवोकेट दिया जाए। तो ये जो हमारा प्राधिकरण है, ये मेन काम है। और क्योंकि जब कोई स्कीम आती है तो स्कीम के बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो उस पर्पज से इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट भी क्रिएट की गई, ताकि वो जुडिशियल वर्क नहीं करता है, वो इस तरह से आम लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, कॉलेज स्कूल में, गांव में जाके आम लोगों को इस जो उनको एक फैसिलिटी दी गई है उसके बारे में जानकारी देता है। तो इसलिए ये पोस्ट हमारी क्रिएट की गई है। तो ये जो फ्री लीगल एड है, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है कि किस किस को मिलेगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसमें सभी महिलाएं और बच्चे भी, बच्चों में लड़का लड़की दोनों आगे, माइनर बच्चे 18 साल से कम के और महिलाएं, उनको एब्सोल्यूट फ्री लीगल एड। उसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, कोई अरबपति खरबपति है लेकिन कोई महिला आरब के ये कहे कि मेरे को गवर्नमेंट के खर्चे से फ्री लीगल एड के तहत एडवोकेट चाहिए, तो हम उस महिला से नहीं पूछेंगे कि आप तो सक्षम हो, आपको खुद का एडवोकेट कर सकती हैं। नहीं, हर महिला को, हर बच्ची को फ्री लीगल एड का एब्सोल्यूट राइट दिया हुआ है। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप अपना एडवोकेट क्यों नहीं कर लेते। उनको कोर्ट में कोई भी केस करना है, उनके खिलाफ केस हो गया है, बेटी अचानक उसके पास में कोर्ट से तलाक का एक नोटिस आ गया, उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, तो वो कहाँ से एडवोकेट लाए, कहाँ उसमें आपको रिप्रेजेंट करे। तो उस महिला को डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको हम फ्री लीगल एड के तहत एडवोकेट देते हैं। तो ये जो एक राइट है, ये मैं इंपॉर्टेंट सबसे राइट मानता हूँ। हमारे फंडामेंटल राइट से भी इंपॉर्टेंट इसलिए कि फंडामेंटल राइट का भी वॉल्यूशन होता है, तो हमको कोर्ट के थ्रू ही तो जस्टिस सीख करेंगे हम, और जस्टिस सीख करने के लिए हमको एक एडवोकेट चाहिए होता है। तो उस हर्डल को इस फ्री लीगल एड के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त किया हुआ है। किसी भी हमारे सिटीजन को ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम कोर्ट में जाके कैसे न्याय प्राप्त करें, न्याय की करेगी, लेकिन हम कोर्ट तक अपनी बात को रखें कैसे। तो उसके लिए फ्री लीगल एड का ये सिस्टम हमारे यहाँ किया गया। हम लोगों ने पैनल बना रखे हैं, इसको हम कहते हैं फ्री एंड कॉम्पिटेंट। फ्री तो है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम एकदम यंग एडवोकेट जिसको बिल्कुल प्रैक्टिस का अनुभव नहीं है वो हम लगा दें, उसका केस को प्रॉपर कोर्ट के सामने रख नहीं पाए। 15 साल 20 साल की प्रैक्टिस वाले एडवोकेट्स का एक पैनल बनाया हुआ है, और जब भी हमारे पास में कोई लीगल एड की एप्लीकेशन आती है तो हम उसमें से जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे लीगल एड डिफेंस काउंसिल भी एक हमने नया एक सिस्टम लगाया है कि किसी आदमी के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस हो गया और वो जेल में है, तो वो व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं खुद का एडवोकेट नहीं कर सकता हूँ, तो हमने एक अलग से ऑफिस बना दिया है। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस होता है जो सरकार की तरफ से पैरवी करता है, उसी तरह से एक्यूज जो होते हैं, जो जिनके खिलाफ मुकदमा है, सच्चा हो झूठा हो लेकिन कोर्ट में अपनी वो बात तो रख सके, तो उसके लिए हमने एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तहत एक सीनियर एडवोकेट को हमने हायर कर लिया, जो अब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो केवल हमारी तरफ से ही
जो है जो कोर्ट में जाएंगे और जो भी ऐसे एक्यूज जो खुद का वकील नहीं कर सकते उनको वो पैरवी करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है इसको आप जरूर ध्यान में रखें कि इसके थ्रू हर महिला को फ्री लीगल एड का राइट है। आप फॉर सपोज आप लोग कहीं गाँव से बिलोंग करती हैं, कोई ऐसी गरीब महिला है जो खुद का कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ में ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं, रोज दारू पी के मारपीट कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप या आप वहाँ चले जाएं। आपको हम बिना किसी औपचारिकता के, बाकी गवर्नमेंट स्कीम में कोई ना कोई औपचारिकता होती है, आप मित्र पे जाओ और ये डॉक्यूमेंट लाओ, हम कुछ भी नहीं मांगते। हमारे यहाँ पे जो आएगा वो ओरल रिक्वेस्ट लेके आता है, हम उसकी ओरल रिक्वेस्ट पे ही जो है हम खुद उसको हेल्प करके जो भी फॉर्मेलिटीज करवा के हम एडवोकेट देते हैं। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखें कि फ्री लीगल एड ऐसी चीज है जो हमारे लगभग हर सिटीजन को, इसका मैं ब्रीफली बता दूं, महिलाएं बच्चे मैंने आपको बता दिया, SC ST का हर व्यक्ति, उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है आय का। दिव्यांगजन हमारे जो होते हैं, दिव्यांगजन है, किसी व्यक्ति को किसी मामले में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो जो व्यक्ति जेल में है, और इनके अलावा इन कैटेगरीज में कोई आय का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति इनमें से जो है वो आ सकता है। इसके अलावा एक 3 लाख का क्राइटेरिया है कि इनमें इस ये जो कैटेगरी बताया ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारी पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाती है। इसमें जो नहीं होता उसमें 3 लाख की अभी चल रहा है, ये 25,000 से शुरू हुआ, वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे अब महंगाई बढ़ती है, इसकी आय बढ़ाती है। तो आज की डेट में जिसकी 3 लाख सालाना आय है, 3 लाख से कम, उस वो भी फ्री लीगल एड का एंटाइटल है। और ये फ्री लीगल एड केवल यहाँ नहीं है कि आपको पाली जिले की कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना हो, नहीं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अगर मुकदमा लड़ना हो तो वहां पे भी ये फ्री लीगल एड मिलती है। आज किसी को सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मुकदमा लड़ना है, महिला है, उसको कतई एडवोकेट की जो वहाँ पे एडवोकेट्स की एक सिटिंग के बीच लाखों होती है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वहाँ पे भी एक पैनल बना हुआ है और जो भी वहाँ से लीगल एड सीकर जाता है उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो केस लड़ते हैं। तो आप बिल्कुल मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फ्री लीगल एड का राइट एटलीस्ट महिलाओं और बच्चियों को तो एब्सोल्युटली है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखें। मैं कॉलेज प्रशासन का और एनएलवी क्लब का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम आज यहाँ रखा है और इन जो है बच्चों से मेरे को रूबरू होने का मौका दिया है। मैं आप लोग का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।